तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था, दैट मोस्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रिक सप्लाई नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड. दिस इंटरकनेक्शन कैन बी between two utilities. There can be inter-regional. You can interconnect two regions, and there can be international. Instead of connections, we can write interconnections. इसका हमने एक एग्जांपल किया था देखने के लिए कि what are the advantages of interconnection. We had 3 areas, और जहां पर डेफिसिट था वहां पर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू जनरेशनल रिसोर्सेज हमने देखा कैसे यूजिंग ट्रांसमिशन वी कैन प्रोवाइड पावर. तो इंटरकनेक्शन के क्या फायदे थे? नंबर 1, ड्यू टू इंटरकनेक्शन वी कैन रिड्यूस जनरेशन रिसोर्सेज एंड यू कैन सर्व द लोड विद सेम रिलायबिलिटी. तो ट्रांसमिशन को हम क्या देखते हैं, इट इज ऑफन सीन एज ए अल्टरनेटिव टू न्यू जनरेशन. तो जितना आपका ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी कम होगी, यू विल रिक्वायर मोर जनरेशनल रिसोर्सेज. बट विद इंटरकनेक्शन कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद इंटरकनेक्टेड नेटवर्क? जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो करता है, योर सिस्टम बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. दूसरी चीज क्या होती है, जो आपका सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है. अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करना. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल. हमने देखा कि जो हमारा पावर होता है दैट इज इक्वल टू वीएस वी आर अपॉन एक्स साइन ऑफ डेल्टा. एंड दिस डेल्टा, इट इज जो हमारा डेल्टा होता है, इट इज फ्रॉम 30 to 40 डिग्रीज. अगर आप देखोगे आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होता है इफ योर डेल्टा वाज इक्वल टू 90 डिग्रीज. बट मैंने आपको बोला कि 90 डिग्री पे हम अपनी मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो आप एट द ब्रिंक ऑफ इंस्टेबिलिटी हो. तो इसीलिए ताकि हमारी मशीन स्टेबल रहे, हम डेल्टा को रखते हैं बिटवीन 30 to 40 डिग्रीज. तो साइन 30 डिग्री इज 0.5. तो आप यहीं से समझ सकते हो कि हम सिर्फ कैपेबिलिटी अगर 100 मेगावाट्स की थी तो हम सिर्फ 50 मेगावाट्स ही ट्रांसफर कर पा रहे हैं. तो जैसे जैसे इंटरकनेक्शन बढ़ते हैं तो क्या होता है, आपका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. पावर ऑसिलेशंस, जो प्रॉब्लम्स है हमारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में क्या है, तो हमारी स्टेबिलिटी कम होती है, पावर ऑसिलेशंस होती हैं. पावर फ्लो कंट्रोल थोड़ा डिफिकल्ट होता है. पावर फ्लो कंट्रोल का मतलब हम यहाँ से यहाँ की तरफ पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं. अब हम चाहते हैं कि ये पावर ट्रांसफर इट शुड हैपन इन ए कंट्रोल्ड वे. तो ये जो कंट्रोल है, ये पावर फ्लो कंट्रोल थोड़ा डिफिकल्ट होता है. और कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ लार्ज फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर दैट लीड्स टू वोल्टेज कोलैप्स. हम जानते हैं कि रिएक्टिव पावर और वोल्टेज जो होती है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है. अगर आप रिएक्टिव पावर डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो हमारी वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज हमारी कम कम होती जाती है, जैसे कि यहाँ विंटर्स में होता है. अब जैसे ही रिएक्टिव लोड्स लगाते हो और हमारा जनरेटर केपेबल नहीं होता है रिएक्टिव पावर
सप्लाई करने के, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका वोल्टेज गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी वोल्टेज कम 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 होती जाती है और एंड पे आपका क्या हो जाता है, वोल्टेज कोलैप्स। अब व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर फैक्ट्स डिवाइसेस? तो जब हम फैक्ट्स डिवाइसेस लगाएंगे अपने सिस्टम में, तो ये जो ऊपर प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ये प्रॉब्लम्स फैक्ट डिवाइसेस हमारे सॉल्व करके हमें दे देते हैं। तो सच ए कंट्रोल इज पॉसिबल। पहली चीज है कि हमारी लाइन जो होती है वो ओवरलोड नहीं होती है। सच ए कंट्रोल इज पॉसिबल that lines don't get overloaded। अब यही समझो कि अगर आपके पास ये आपके पास एक जनरेटर है, इस जनरेटर की कुछ कैपेबिलिटी है कि इट कैन जनरेट 1000 मेगावाट्स, और यहां पर एक आपकी लाइन है और यहां से लोड्स हैं। इस लाइन की रिएक्टेंस है अब क्या होगा, सारा का सारा पावर इसी लाइन के थ्रू फ्लो करेगा। आपके 1000 मेगावाट्स विल फ्लो थ्रू दिस लाइन और लोड्स तक पहुंच जाएंगे। अब दूसरी चीज क्या कर सकते हो, अब ये जो लाइन है, ये लाइन बनी है ओनली फॉर 500 मेगावाट्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर एक और लाइन कनेक्ट कर दो पैरेलल में। ये भी आप 1 ओम की लाइन रखो। तो अब आप क्या देखोगे कि पहले क्या हो रहा था, एक ही लाइन के थ्रू 1000 मेगावाट्स जा रहे थे, लेकिन ये जो लाइन है इसमें कुछ थर्मल लिमिट्स हैं कि अगर आप इतना ज्यादा पावर इसके थ्रू चलाओगे तो ये ओवरलोड हो जाएगी। इसके लिए हमने क्या आसान सी चीज दे दी, हम इंस्टेड ऑफ 1 लाइन वी विल यूज डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस। अब अपने 2 ट्रांसमिशन लाइंस ले ली, अब यहां से 500 मेगावाट्स जाएंगे और यहां से 500 मेगावाट्स जाएंगे, ठीक है। अब आप इससे बेटर आप और पावर फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप क्या कर दो, इंस्टेड ऑफ ये आप यहां पर एक वेरिएबल इंपेडेंस लगा दो। अब ये J1 नहीं, आप इसको वेरी कर सकते हो। जब आप वेरी करोगे, वेरी करने से क्या होगा, ये तो 1 ही है, आप इसको वेरी करते जाओ, आप इसको बना दो J2। आपने क्या कर लिया, आपने एक लाइन ली, बट उस लाइन की आप इंपेडेंस को वेरी कर सकते हो। वो वेरी आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग दीज फैक्ट्स डिवाइसेस। अब आपके पास एक वेरिएबल, आपके पास 2 लाइनें हैं, एक लाइन आपकी नॉर्मल सी लाइन है, बट दूसरी लाइनों में आपने क्या कर दिया, आपने फैक्ट्स डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, एंड यूजिंग दीज डिवाइसेस आप लाइन की इंपेडेंस को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मैंने 1 ओम रखी लाइन की इंपेडेंस, तो दोनों जगह से सेम इंपेडेंस है, तो यहां से 500 गया, यहां से 500 गया। अब यहां से 1 ओम है, इसको मैंने 2 कर दिया। अब आप क्या देखोगे, अराउंड 2/3 ऑफ पावर यहां से जाएगा और 1/3 ऑफ पावर यहां से जाएगा। आपको और ज्यादा कंट्रोल चाहिए, आप चाहते हो कि इस लाइन पे ज्यादा पावर चलता रहे, आप यहां से इंपेडेंस बढ़ाते जाओ, आप देखोगे इस वाले साइड से ज्यादा पावर फ्लो होता जाएगा। क्यों? बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। अगर आप इस साइड की रिएक्टेंस बढ़ाते जाओगे, यहां से पावर कम होता जाएगा और इस साइड से पावर बढ़ता जाएगा।
अब आप चाहते हो कि नीचे वाली लाइन में आपका ज्यादा पावर फ्लो हो, तो आप क्या कर दो, एक्स का वैल्यू कम कर दो, नीचे वाली लाइन से ज्यादा पावर फ्लो होगा। तो अब क्या हुआ आपका, अगर आपकी कोई लाइन ओवरलोडेड थी तो बाय चेंजिंग दिस इम्पिडेंस आप उस लाइन को, उसके आप नॉर्मल, उसको जो उसकी लोडिंग कैपेबिलिटीज है आप उसको उस पर लोड कर सकते हो। सेकेंड एडवांटेज होती है when you use FACS devices, it improves stability of the system. स्टेबिलिटी क्या होता है कि अगर आपके पास जनरेटर है, उस जनरेटर में का क्या होगा, रोटर एक होगा, ये एक जनरेटर है, उसका ये रोटर है। ये है आपकी सिंक्रोनसली रोटेटिंग जो आपकी फील्ड होती है, तो वो रोटेट करती है एट सिंक्रोनस स्पीड। ये जो रोटर होता है सिंक्रोनस मशीन का, ये भी रोटेट करता है एट सम सिंक्रोनस स्पीड, और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, इस एंगल ये होता है आपका डेल्टा। तो अगर कुछ डिस्टरबेंस हो गई, ठीक है, आपकी लाइन में कोई कुछ भी हो रहा है, कोई फॉल्ट आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका रोटर एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, आपका ये जो डेल्टा है ये इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे ये फॉल्ट क्लियर होगी, अगर आपका सिस्टम स्टेबल रहा, स्टेबल मतलब ये सिंक्रोनिज्म में अभी भी चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। लेकिन क्या होगा, आप कभी कभी क्या आप देखोगे, फॉल्ट आएगा, आपका ये एक्सेलरेट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एक टाइम आएगा कि योर रोटर विल पुल आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म। तो जैसे ही वो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म पुल कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो जब आप फैक्स डिवाइसेस यूज करते हो, आप स्टेबिलिटी इंप्रूव कर, जब आप पढ़ोगे पावर सिस्टम 3 अच्छे से, तो वहां पर आप देखोगे, या फिर हम उसको यहां पर लिख सकते हैं, इंप्रूव ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का सिंपल मतलब है आपका कि अगर कोई फॉल्ट आ जाए, एक स्मॉल डिस्टर्बेंस, हमारे पास दो टाइप की स्टेबिलिटीज होती हैं, एक होती है हमारे पास स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, और दूसरी होती है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हम डील करते हैं विद स्मॉल डिस्टर्बेंसेस, स्मॉल डिस्टर्बेंसेस का मतलब, अगर आपका ये एंगल जो था बिटवीन द रोटर और जो आपकी सिंक्रोनसली रोटेटिंग एक्सिस है, इनके बीच का जो एंगल है डेल्टा, सपोज अगर ये इनिशियली ये एंगल 5 डिग्री था, एक डिस्टर्बेंस आएगी, डिस्टर्बेंस के बाद ये एंगल कितना होगा, 5.2, स्मॉल डिस्टर्बेंस आई है, जिससे ये जो रोटर एंगल है 0.2 है, इसके बाद चेंज अगर आप देख रहे हो 0.2 का है, तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल डिस्टर्बेंस। और अगर स्मॉल डिस्टर्बेंस के बाद भी हमारा सिस्टम स्टेबल रहता है तो हम बोलते हैं दिस इज स्टेडी स्टेट स्टेबल। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में क्या होती है, लार्ज डिस्टर्बेंस। जब एक लार्ज डिस्टर्बेंस होगी, आप अगर आपका इनिशियली एंगल 5 डिग्री है, तो आप देखोगे नया एंगल विल बी 26 डिग्रीज, 30 डिग्रीज। तो आप यहां पर देखो, इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, 20 डिग्रीज 30 डिग्री से आपका डेल्टा चेंज हो जाता है। और जब आपका डेल्टा इतना चेंज हो गया, उसके बाद भी अगर आपका सिस्टम स्टेबल रहता है, तो हम कहते हैं कि इट हैज गुड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी।
तो ये जो फैक्स डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, दे इंप्रूव द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। इसमें आपको एक तरीका पढ़ना होगा, यहां पर हम पढ़ते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। हमारा पावर होता है बराबर वीएस वी आर साइन ऑफ डेल्टा। साइन की शेप ऐसी आपकी आएगी, यह है मैकेनिकल पावर दैट इज बीइंग सप्लाइड, और यह है आपका इलेक्ट्रिकल पावर। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए इन पावर सिस्टम। आपका पावर की इक्वेशन क्या है, वी एस वी आर अपॉन एक्स साइन ऑफ डेल्टा। तो आई कैन राइट इट एज पी मैक्स साइन ऑफ डेल्टा। ये जो मैक्सिमम है दिस इज योर पी मैक्स, और साइन ऑफ डेल्टा की वजह से आपकी शेप ये ऐसी आ रही है। तो ये है जो इलेक्ट्रिकल पावर है। मैकेनिकल पावर जो सप्लाई हो रहा है, क्योंकि जनरेटर को आपको क्या करना पड़ता है, मैकेनिकल पावर देना होता है, दैट मैकेनिकल पावर इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये रहा वो मैकेनिकल पावर। और जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, यहां पर अपनी मशीन को सपोज आप ऑपरेट कर रहे हो इनिशियली। अब क्या होता है, कोई डिस्टरबेंस आती है जिसकी वजह से ये जो आपका एंगल है ये चेंज हो जाता है, ये डेल्टा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका रोटर एक्सेलरेट करता है, डिसेलरेट होता है। तो आपके पास आप देखोगे जब आप पढ़ोगे, आपके पास दो एरियाज आते हैं, एक होता है एक्सेलरेटिंग एरिया, दूसरा होता है डिसेलरेटिंग एरिया। तो ये फैक्ट्स डिवाइसेस क्या करते हैं, ये इन एक्सेलरेटिंग एरिया डिसेलरेटिंग एरिया को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। अभी अगर आपको मैं समझाऊंगा, अभी अपने पावर सिस्टम 3 पढ़ा नहीं है, तो ये चीज आपको समझनी अभी डिफिकल्ट होगी। लेकिन जब आप वो पढ़ोगे, आपका सेकंड यूनिट है पावर सिस्टम 3 का, उधर आप देखोगे क्या होता है एक्सेलरेटिंग एरिया, क्या होता है डिसेलरेटिंग एरिया। अगर एक्सेलरेटिंग एरिया ज्यादा होगा डिसेलरेटिंग एरिया से, तब क्यों सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। अगर एक्सेलरेटिंग एरिया डिसेलरेटिंग एरिया के बराबर होगा, तब क्यों हमारा सिस्टम स्टेबल रहता है। तो ये सब आपको पढ़नी है चीजें। तो वहां पर आप कंडीशंस देखोगे कब कब हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। तो जब आप फैक्स डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, आपकी इन एक्सेलरेटिंग डिसेलरेटिंग एरियाज को में ऐसी चेंजेस करता है कि आपका सिस्टम स्टेबल हो जाता है। थर्ड, we can increase delta to higher values. So when you use fax devices, मैंने आपसे अभी बोला था कि to maintain this stability, we operate our machine at 30 to 40 degrees. बट सबसे बेस्ट क्या था, आप मैक्सिमम पावर कब आप ट्रांसमिट कर पाते, जब आपका डेल्टा होता 90 डिग्रीज। तो यूजिंग फैक्स डिवाइसेस हम क्या कर सकते हैं, हम डेल्टा को हम इसको ले सकते हैं टू हायर वैल्यूज विदाउट लूजिंग स्टेबिलिटी। तो इस डेल्टा को यही समझो, आप समझो एक आप लोग एक खाए के, ये जो डेल्टा इक्वल टू 90 है ना हमारा पी मैक्स साइन ऑफ डेल्टा। तो अगर आपका डेल्टा 90 डिग्री होगा, आपका पावर क्या होगा, इट विल बी पी मैक्स। लेकिन आप इस डेल्टा इज इक्वल टू 90 को फिलहाल आप ये समझो कि आप बिल्कुल एक ये खाए है, आप खाए के बिल्कुल एज पे खड़े हो, तो आपको एक धक्का दे दिया आप नीचे चले जाओगे। सबसे ज्यादा थ्रिल किधर है, सबसे ज्यादा आपको थ्रिल मिलेगा बिल्कुल जो आपकी वो जो माउंटेन होगा ना उसके बिल्कुल एज पे जब आप खड़े होगे, थ्रिल विल बी मैक्सिमम। लेकिन हल्का सा धक्का दे दिया आप लोग नीचे गिर जाओगे। सेम चीज यहां पर भी है, डेल्टा इज इक्वल टू 90 पे पावर तो मैक्सिमम है, लेकिन हल्का सा एक धक्का यहां चला गया, आपकी मशीन अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसीलिए ताकि हमारा सिस्टम अनस्टेबल ना हो जाए, हम डेल्टा को कहां पर चलाते हैं, हम मशीन को ऑपरेट करते हैं डेल्टा इक्वल टू 30 टू 40 डिग्रीज। इन दो के बीच में हम मशीन को ऑपरेट करते हैं।
So we can increase delta to higher values without compromising on system stability. And also they damp power oscillations. अगर power में there are some oscillations in power, तो these fax devices help in damping them. ये सब चीजें कैसे होती हैं, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है आगे. ये जो भी मैंने अभी पॉइंट्स लिखाए हैं, कैसे ये सब हुआ, कैसे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई, कैसे हमने अपना डिसेलरेटिंग एरिया बढ़ा दिया जिससे स्टेबिलिटी इंप्रूव, ये सब हमें आगे पढ़ना है. तो अभी तो सिर्फ मैं आपको एक बेसिक वो जिस्ट दे रहा हूँ कि फैक्स डिवाइसेस क्या क्या चीजें कर सकते हैं. पहला पॉइंट फिर भी थोड़ा सा मैंने आपको भी डिटेल वो समझा दिया कि कैसे अगर आपकी एक लाइन ओवरलोडेड होगी, आप कैसे उस पर लोड कम कर सकते हो, जिसकी वजह से आप पावर को कंट्रोल कर सकते हो. दूसरा हमने देखा कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हम इंप्रूव कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट देखा कि डेल्टा हम हायर वैल्यूज पे हम अपनी मशीन को हायर वैल्यूज पे ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सिस्टम स्टेबिलिटी. फोर्थ पॉइंट है कि पावर ऑसिलेशंस हमारी डैम्प अब कैसे होती हैं, इसी पे हमारा पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है. बट प्रॉब्लम क्या है विद फैक्ट्स कि दिस इज अ वेरी कॉस्टली टेक्नोलॉजी. अब आप बोलोगे इतने फायदे हैं तो हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि बहुत कॉस्टली है. बहुत डिफिकल्ट होता है गवर्नमेंट्स के लिए फैक्स डिवाइसेस खरीदने, क्योंकि बजट पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है. बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी, फायदे बहुत हैं बट इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है. इसीलिए उतना ज्यादा आप इनको यूज होते हुए नहीं देखते. लेकिन जो आपकी कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, वहां पर ये फैक्ट्स जो भी है टेक्नोलॉजी ये बहुत ज्यादा यूज होती है. जो लेकिन गरीब कंट्रीज हैं वहां अभी उतना नहीं, जहां जहां इनको जरूरत होती है वहां वहां पर ये इन फैक्ट्स डिवाइसेस का यूज करते हैं. तो आपके पास अगर एक एसी सिस्टम है, एग्जाम्पल हमने अभी किया था, कि अगर हमारे पास if we want to transmit some power from a surplus generation area, ये आपके लोड्स हैं, these are also लोड्स, और ये आपके जनरेटर्स लगे हुए हैं. तो अगर आप सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया में पावर ट्रांसमिट करना चाहते हो तो आप पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो. कैसे? बाय इंसर्टिंग ए वेरिएबल इंपिडेंस. जैसे मैंने आपको अभी बोला था, अगर ये आपका, अगर इस साइड से इंपिडेंस आपकी x है और यहाँ से आपकी इंपिडेंस 2x है, आप देखोगे कि यहाँ से 2/3 ऑफ पावर जाएगा और इस वाले पाथ से सिर्फ 1/3 पावर जाएगा. तो बाय चेंजिंग द इंपिडेंस you can control an AC system.
तो ये जो वेरिएबल इंपेडेंस होती है, कैसे करते हो? यूजिंग सीरीज एंड शंट कंपनसेशन। वी मेक impedance वेरिएबल। तो आप फैक्स डिवाइसेस यूज करते हो। आप फैक्स डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हो? आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो या फिर शंट। शंट मतलब पैरेलल में। तो जब आप इन डिवाइसेस को सीरीज या शंट में कनेक्ट करते हो, तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? आप इम्पिडेंस को वेरी कर सकते हो, एंड बाय वेरिंग इम्पिडेंस आप पावर फ्लो थ्रू अ लाइन यू कैन कंट्रोल इट। दूसरा तरीका क्या होता है पावर फ्लो का? आप कैसे पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो? ये आपकी एक लाइन है जिसके थ्रू आप पावर कंट्रोल करना चाहते हो। जबकि ये वाली लाइन है, यहां पर आप क्या यूज करो? एक एचवीडीसी लिंक। आप नॉर्मल यहाँ पर एसी पावर यूज नहीं करो, आप एक एचवीडीसी लाइन यहाँ पर कनेक्ट कर दो। जैसे आप एचवीडीसी लाइन करोगे, उसमें क्या होता है? आपको एचवीडीसी में आप इजीली पावर को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक एचवीडीसी लिंक लगा लो। दिस इज योर एचवीडीसी लिंक, और यहाँ पर कन्वर्टर्स लगे हुए हैं। तो ये कन्वर्टर क्या करता है? जैसे इसको इस यहां से यहां की तरफ पावर ट्रांसफर करना है, तो दिस विल कन्वर्ट योर एसी टू डीसी। आगे डीसी चलेगा, एंड हियर यू विल कन्वर्ट दिस डीसी बैक इनटू एसी, एंड दिस एसी, ये जो फिर आपका एसी है, दिस विल गो टू दिस जनरेटर। तो यहां पर तो एचवीडीसी में पावर कंट्रोल बहुत इजी होता है। पावर कंट्रोल इज इजियर। कैसे इजी होता है? जस्ट बाय वायरिंग। आप फायरिंग एंगल अपने कन्वर्टर्स के चेंज करो। जैसे जैसे फायरिंग एंगल चेंज होगा, आप अपनी वोल्टेज या करंट को चेंज कर सकते हो। तो आप पावर कितना यहां से ट्रांसमिट होगा, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो जब आपने यहां से कितना पावर जा सकता है, जब आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, इस लाइन के थ्रू कितना पावर जाएगा वो भी कंट्रोल हो रहा है। तो सपोज अगर यहां से 1000 मेगावाट्स हैं, आपने यहाँ ऐसा फायरिंग एंगल सेट किया है कि यहाँ से सिर्फ 800 मेगावाट्स आगे जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली बाकी के 200 मेगावाट्स को यहाँ से जाना होगा। अब आप फिर फायरिंग एंगल चेंज कर रहे हो कन्वर्टर्स का, आप ऐसा आपने कंडीशन बना दी कि अब यहाँ से 600 मेगावाट्स ही जा सकते हैं, तो बाकी के 400 मेगावाट्स को यहाँ से जाना होगा। तो दूसरा तरीका है, आप क्या करो? आप एक एचवीडीसी एक लाइन आप रखो जहां से आपका पावर फ्लो हो रहा है। दिस इज योर, यहाँ पर सारी क्वांटिटीज एसी होंगी। लेकिन दूसरा लिंक आप डीसी लिंक लगा दो। डीसी लिंक में हमारा फायदा क्या है? आप बाय वेरिंग योर फायरिंग एंगल यू कैन कंट्रोल द पावर फ्लो थ्रू दिस लाइन। तो बाय कंट्रोलिंग द पावर थ्रू दिस लाइन, इस लाइन से कितना पावर चलेगा वो भी कंट्रोल कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है आपका टू कंट्रोल पावर फ्लो। तीसरा तरीका जो है, आप चैट में लिख लो फैजन क्वेश्चन। ये आपकी एक लाइन है, यहां से आपकी
ये दूसरी लाइन है। इस लाइन में आप क्या करो, यू हैव अ वेरिएबल फेज एंगल। आप एक फैक्स डिवाइस लगा रहे हो जिसकी वजह से आप अपने फेज एंगल को वेरी कर सकते हो, वेरिएबल फेज एंगल। तो अगर आपके पास ऐसा एक सिस्टम है, यहां पर यू हैव V एट एन एंगल ऑफ phi1, this is connected to a system that is having a voltage V2 at an angle of phi2। इसका मैं नाम सेंडिंग एंड रखता हूं, इसका नाम मैं रिसीविंग एंड रखता हूं, और ये है X। तो यहां पे जो आपका डेल्टा होगा, डेल्टा विल बी phi1 माइनस phi2। तो जो पावर है आपका, दैट विल बी इक्वल टू Vs VR अपॉन X साइन ऑफ phi1 minus phi2। तो by varying these angles you can vary your power। Suppose आपका delta 1 जो है that is 40 degree and delta 2 is 10 degree। Sorry, phi1 is 40 degree and phi2 is 10 degree। तो आपका टोटल कितना आ रहा है, Vs VR अपॉन X साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, 0.5। तो आपका 0.5 टाइम्स Pmax ये ट्रांसमिट ऐसे हो रहा है। तो आप क्या करो, आप बीच में एक ऐसा फैक्स डिवाइस लगा लो जिससे आप phi1 का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, आपने ऐसा चेंज कर दिया कि नाउ योर phi1 इज इंस्टेड ऑफ 40 डिग्रीज ये बन गया 40 प्लस 20 डिग्रीज। आपने यहां पर एक फैक्स डिवाइस इंसर्ट कर दिया जो अब क्या कर रहा है, इस फेज एंगल को चेंज कर रहा है। तो आपका phi1 कितना हो गया, 60 डिग्रीज। तो नाउ योर पावर दैट यू कैन ट्रांसमिट, इसकी अब क्या आ गया, Pmax साइन ऑफ 60 माइनस 10 विच इज इक्वल टू Pmax साइन ऑफ 50 डिग्री। तो पहले वाले केस से सेकेंड वाले केस में आप देखोगे P2 इज ग्रेटर देन P1। तो ये सब चीजें करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव सम कंट्रोल ओवर पावर ट्रांसफर इन अ ट्रांसमिशन लाइन। ये जब आप आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एक पूरा सब्जेक्ट है इसमें, एक सेकंड, तो जो आपका ये एसी सिस्टम है, इधर पे आप क्या करना है, अगर आपको पावर फ्लो को कंट्रोल करना है तो आपके पास क्या है, क्वांटिटीज दैट यू कैन चेंज। आइदर आप यू कैन कंट्रोल पावर बाय वेरिंग वोल्टेजेस, आपको या तो वोल्टेजेस चेंज करनी है, या तो आप रिएक्टेंस चेंज कर सकते हो, या फिर आपको एंगल डेल्टा चेंज करना है। एसी सिस्टम्स में अगर आपको ये आपको एक लाइन में देखना है कि कितना, अगर आप पावर फ्लो कंट्रोल करना चाहते हो, यू कैन चेंज योर वोल्टेजेस, सेंडिंग एंड वोल्टेज या रिसीविंग एंड वोल्टेज आपको चेंज करनी है, या तो आपको लाइन की रिएक्टेंस चेंज करनी है, या तो आपको ये एंगल डेल्टा चेंज करना है। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर आपके पास ये तीन चीजें हैं, या तो वोल्टेज चेंज करो, या तो रिएक्टेंस चेंज करो, या तो डेल्टा चेंज करो। लेकिन एचवीडीसी में आपको क्या करना है, अगर आपको पावर फ्लो इसको आपको चेंज करना है कि कितना पावर ऑफ फ्लो आप, ये आपके पास एक यहाँ पर एक कन्वर्टर है और यहाँ पर
इन्वर्टर्स हैं। तो आपका जो ये नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा एचवीडीसी, तो एचवीडीसी में आप देखोगे आप कैसे फिर पावर फ्लो को कंट्रोल करते हो यूजिंग दिस, आप कैसे इस कन्वर्टर्स के साथ खेल के आप कैसे पावर ट्रांसफर पूरा चेंज कर सकते हो। आप अल्फा को मोर देन 90 कर दो, आप देखोगे ये वाला साइड अब आपका इन्वर्टर बन जाएगा, ये वाला साइड आप सिंगल एचवीडीसी लिंक ले लोगे, बीच में फॉल्ट आ गया, खत्म आपकी लाइन, अब पावर ट्रांसफर होगा ही नहीं। आपको सिस्टम में रिलायबिलिटी भी चाहिए ना, तो रिलायबिलिटी के लिए आप क्या करते हो, एक से ज्यादा कनेक्शंस रखते हो, ताकि अगर आपके पास इधर पे सिर्फ एक ही लाइन होगी, ये देखो अगर यहाँ पर आपका सिर्फ एचवीडीसी लिंक होता, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आपके पास सिर्फ एक ही लिंक है, आपको सिर्फ पैसा ही नहीं ना बचाना है, आपको पावर ही नहीं ट्रांसमिट हुआ तो करोगे क्या। यहाँ से आपका ये एक लिंक है और यहाँ आपके लोड्स हैं ये, ठीक है। अब ये समझो आप कि यहाँ पर वो कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, ये एक कन्वर्टर है आपका, ये दूसरा कन्वर्टर आपका लगा हुआ है, हमने सिर्फ एक ही एचवीडीसी लिंक लगाया और आप कह रहे हो कि आपको अब प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ बीच में फॉल्ट आ गई, इस जगह पे यहाँ पर क्या हो गया, एक फॉल्ट आ गई, तो जो सर्किट ब्रेकर्स थे वो क्या कर देंगे, इस लाइन को आइसोलेट कर देंगे, अब आपकी लाइन यहाँ रही ही नहीं, तो अब कोई भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अब आपको क्या करना है, ताकि रिलायबिलिटी सिस्टम की बढ़े, आप यहां से एक और लाइन जोड़ रहे हो, तो अगर अब ये वाली लाइन आपकी बैठ भी गई, आप यहां इस लाइन के थ्रू पावर ट्रांसफर कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों लाइंस को, यू कैन कीप बोथ योर लाइंस एज योर एसी लाइंस, ये भी तो कुछ जगहों पे क्या होता है, जब आप एचवीडीसी सब्जेक्ट पढ़ोगे आप देखोगे आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस योर एचवीडीसी जो है इट इज
मोर, इसमें आप ज्यादा पैसा बचा सकते हो एज कंपेयर टू एसी। एक जब आप एचवीडीसी पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि आफ्टर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस योर एचवीडीसी सिस्टम बिकम्स मोर इकोनॉमिकल देन योर एचवीएसी सिस्टम। तो वहां पर हम फिर क्या प्रेफर करते हैं, आप एक डीसी लिंक लगाते हो। आपके पास एक ऑलरेडी एक एसी लाइन है जो पहले की बनी हुई थी, अब आप क्या कर रहे हो, अब आपको वहां एक नई लाइन लगानी है। तो आप देखते हो, जब आप एनालिसिस करते हो आप देखते हो दैट एचवीडीसी विल बी मोर इकोनॉमिकल देन एचवीएसी। तो आप यहाँ पर डीसी लाइन लगाते हो, आप पावर इजीली कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर। तो पूरा सब्जेक्ट है आपको उस पर कैसे आप ये सब चीजें करोगे। ठीक है, ओके। आपका वो तो हम डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री पे भी आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, आपका सिस्टम रिलायबल नहीं रहता, अनस्टेबल हो जाता, फिर 8 घंटे के लिए बिजली चली जाएगी, फायदा क्या। अगर आप सिर्फ एक एचवीडीसी लिंक रखोगे और उस लिंक में प्रॉब्लम आ गई तो उसी के साथ रिलायबिलिटी चली गई। सिंगल जो आपका सिंगल सिस्टम होता है, अगर आपके मोहल्ले में सिर्फ एक ट्रांसफार्मर है तो रिलायबिलिटी जीरो होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर गया पूरा मोहल्ला आपका खत्म, कोई पावर नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप उस एक ट्रांसफार्मर की जगह पे 2 ट्रांसफार्मर्स लगा दो तो आपकी रिलायबिलिटी सिस्टम की फ्रॉम 0 इट जंप्स टू 50%। कि अगर एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया, स्टिल क्या होगा, 50% आपके कस्टमर्स को पावर मिलेगा। अब आप एक की जगह पे 3 ट्रांसफार्मर्स लगा दो, अब रिलायबिलिटी 66% हो जाएगी आपकी। तो ये जो मोर देन आपको वन लाइन यूज करनी पड़ती है, दिस इज पहली चीज क्या होगी, जब आप 2 लाइंस लगा रहे हो, ये आपने इसमें भी पढ़ा होगा पावर सिस्टम में। देखो आपने 2 लाइंस लगाई, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। ये 2 लाइंस लगाने से क्या फायदा मिलेगा, ओवरऑल इंपिडेंस क्या हो जाएगी आपकी, आपकी 2 लाइंस हैं, 2 रिएक्टेंसेस हैं, वो पैरेलल में है। तो जब 2 लाइंस आपकी पैरेलल में है, जो आपकी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगी वो हाफ हो जाएगी, हो जाएगा ना, ये 1/x प्लस 1/x will be equal to 1/x equivalent, so your x equivalent will be equal to 1/2x। तो रिएक्टेंस जब आप डबल लाइंस यूज करते हो आपकी रिएक्टेंस हाफ हो जाती है। रिएक्टेंस हाफ होगी तो पावर आपका किस वी एस वी आर 1/2x साइन ऑफ डेल्टा। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप पहले वाले केस का अब आप ट्वाइस पावर ट्रांसफर कर सकते हो। ये एक तरीका होता है, ये आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम 2 में, ये सब चीजें नहीं, पावर सिस्टम 1 में ये पढ़ना होता है। डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस जब आप यूज करते हो, रिएक्टेंस कम हो जाता है, पावर ट्रांसफर बढ़ जाता है। तो पावर ट्रांसफर बढ़ाने के लिए आपको पहली चीज क्या करनी है, आपको रिएक्टेंस को कम करना है। दूसरा आपको पढ़ाया होगा सर ने कि कैसे या तो आप अपनी सेंडिंग एंड वोल्टेज या रिसीविंग एंड वोल्टेज इनको बढ़ा दो, इससे भी आप पावर ट्रांसफर को बढ़ा सकते। तीसरा तरीका क्या बोला था, आपको याद होगा, पावर ट्रांसफर को आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप यहाँ पर एक कैपेसिटेंस लगा दो। आपके पास एक लाइन है, एक ही लाइन है, इसके साथ सीरीज में कैपेसिटेंस लगा दो। सपोज कर लो दिस इज J2, आप यहाँ ये ले रहे हो -J1, तो इक्विवेलेंट आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास सिर्फ ये J1 ही रहे, आप फिर से पावर ट्रांसफर बढ़ा सकते हो। तो ये तरीके होते हैं कैसे आप पावर ट्रांसफर को बढ़ा सकते हो। तो ये डबल सर्किट लाइंस हम इसलिए यूज करते हैं। पहली चीज आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, दूसरी चीज आप पावर ट्रांसफर बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ती हैं। किसी को और कोई डाउट है इसमें, चैट में लिख लो।
तो हमें देखना है कि तो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर फ्लो इन ए मेश्ड सिस्टम। मैक्स सिस्टम में क्या होगा हमारे, this is our generator 1, it has the capacity to generate 2000 megawatts। यहाँ पर generator 2 है, it has the capacity to generate 1000 megawatt, and here we have whose demand is 3000 megawatt। यहाँ से लाइन की रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस इज 10 ohms, यहाँ से भी आपकी 10 ohms है, यहाँ से 5 ohms है, ठीक है। यहाँ से जो आपका पावर है दैट इज 1400 मेगावाट्स। अगर 1400 वहां से हो रहा है तो $600 मेगावाट्स यहां से फ्लो होगा, और यहां से 1000 आ रहा है, 1000 प्लस 600, तो यहां से आपका 1600 मेगावाट्स जा रहा है, एंड 1600 प्लस 1400, योर लोड इज गेटिंग 3000 मेगावाट्स। इसका नाम हम रखते हैं A, दिस इज B, एंड दिस इज C। तो जो ये हमारी लाइन AC है, इसकी कैपेबिलिटी है दैट इट कैन कैरी 200 मेगावाट्स। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 200 मेगावाट कैपेसिटी। कैपेसिटी 2000 मेगावाट्स है, और इसके थ्रू कितना जा रहा है, 1400 मेगावाट। जो आपकी लाइन AB है, इसकी कैपेबिलिटी है 1000 मेगावाट कैपेसिटी। और जबकि लाइन BC है, यहां कैपेसिटी इज ओनली 1250 मेगावाट। बट हमारा सिस्टम कुछ ऐसे ऑपरेट कर रहा है कि AC से 1400 मेगावाट्स जा रहा है, AB के थ्रू 600 मेगावाट्स जा रहा है, और जो आपकी लाइन BC है इसके थ्रू 1250 जाना चाहिए, लेकिन जा कितना रहा है, 1600 मेगावाट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी लाइन BC है, लाइन BC इट इज ओवरलोडेड। तो आप मुझे चैट में बोलो, आप कैसे लाइन BC पे जो लोड है इसको कम कर सकते हो। चैट में मुझे जल्दी जल्दी से बोलो, आप क्या चेंज, आप AC में क्या चेंज कर सकते हो, आप BC में क्या चेंज कर सकते हो, आप AB में क्या चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो लाइन आपकी BC है इसके थ्रू पावर को हम कम कर सकते हैं। फैजान बोल रहा है कि हम डबल लाइन लगाएं। देखो हमारा सब्जेक्ट है फैक्ट्स, तो हम डबल लाइन का यूज अभी नहीं करेंगे। कुछ मैंने आपको तरीके बोले थे यूजिंग फैक्स डिवाइसेस, हम क्या कर सकते हैं, आप उनका यूज करके मुझे बताओ आप कैसे पावर फ्लो को, नई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, नई लाइन को आप छोड़ दो। उसके अलावा आप मुझे बोलो क्या चेंजेस करोगे बिटवीन
AC, between AB, between BC, जिसकी वजह से आपका इस लाइन के थ्रू पावर कम हो जाए और यहां के थ्रू पावर बढ़ जाए। तो रोल मोहसिन बोल रहा है कि हम वेरिएबल इंपेडेंस का यूज हम इंक्रीज, फुरकान कह रहा है कि वी विल इंक्रीज इंपेडेंस। किस लाइन की इंपेडेंस इंक्रीज करोगे? AC की इंपेडेंस इंक्रीज करोगे या BC की इंपेडेंस इंक्रीज करोगे? आप करेक्ट जा रहे हो फुरकान, आप मुझे बोलो, आप BC लाइन की इंपेडेंस इंक्रीज करोगे कि AC लाइन की इंपेडेंस इंक्रीज करोगे? करेक्ट। तो फुरकान ने क्या बोला? फुरकान ने एक तरीका बोला कि वो लाइन BC की इंपेडेंस इंक्रीज करेगा। तो लाइन BC की इंपेडेंस जब इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली यहां के थ्रू पावर फ्लो कम हो जाएगा। जब यहां के थ्रू इस पाथ से अब आपका पावर फ्लो कम हो गया, तो वो पावर इस वाली लाइन को लेना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, आप क्या करो, आप यहां पर इस लाइन में, इसका मैं एक और कॉपी बना लेता हूं। तो हम देखते हैं कैसे इस लाइन को, ये जो अभी आपकी ओवरलोडेड लाइन है, इसको हम कैसे ठीक करें। तो ये देखो, पहला तरीका जो हम यूज करेंगे, तो यहां से अब आप क्या क्या, इसको आप ले लो J, दिस इज योर J10, दिस इज ऑल्सो J10, दिस इज 5। ओके, तो पहले आप कैसे पावर को इंक्रीज कर सकते हो इस लाइन में? आप क्या कर दो, ये जो लाइन आपकी AC है, योर लाइन AC, इसके थ्रू आपको पावर बढ़ाना है, क्योंकि देखो आपके पास अभी है कैपेबिलिटी टू इंक्रीज, आपके पास 600 मेगावाट्स, आप और भी इधर से इंक्रीज कर सकते हो। तो आप क्या कर दो, जो लाइन AC की रिएक्टेंस है, इस रिएक्टेंस को आप कम कर दो। अब रिएक्टेंस को आप कम कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास ऐसे एक रिएक्टेंस है, दिस इज योर J10, आप इसको कम करते हो, तो पावर सिस्टम 1 में हमने देखा है कि अगर लाइन की रिएक्टेंस कम करनी है तो आप क्या कर लो, एक सीरीज कैपेसिटर लगा दो। तो जैसे आप एक सीरीज कैपेसिटर लगाओगे, तो आप क्या देखते हो, जो इंपेडेंस होती है, इक्विवेलेंट इंपेडेंस, दैट बिकम्स J XL माइनस XC। तो इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितनी आ जाएगी? J10 माइनस 5। तो इक्विवेलेंट इंपेडेंस आपकी अब J5 होगी। तो आप क्या करो, आप यहां पर इस लाइन में, आप इस लाइन की इंपेडेंस को कम कर दो। तो हमने क्या किया, यहां पर एक वेरिएबल कैपेसिटेंस लगा दी लाइन की, इसका वैल्यू अब रख दिया मैंने -J5, और इसको इस लाइन में मैंने कनेक्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस वाले साइड पे अब रिएक्टेंस सिर्फ कितनी रह गई, आपने इस लाइन की रिएक्टेंस कम कर दी। जैसे आप लाइन की रिएक्टेंस कम कर दोगे, यहां से पावर फ्लो बढ़ जाएगा। तो नाउ इंस्टेड ऑफ 1400 मेगावाट्स, आप देखोगे कि इस वाली लाइन से आप 1750 मेगावाट्स जा रहे हैं। आपने क्या कर दिया, इस साइड से इंपेडेंस को कम कर दिया, इंपेडेंस कम कर दिया, तो अब ज्यादा पावर यहां से फ्लो हो रहा है। तो अगर 1750 यहां से फ्लो हो रहा है, अब ये 600 की जगह पे कितना रह जाएगा? अगर ये 600 था, अब यहां से सिर्फ 250 आगे जाएगा। यहां से 250 प्लस 1000, तो आपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब यहां से 1250 मेगावाट्स चलेंगे। तो आपकी जो भी लाइन की कैपेबिलिटीज थी, आपने उन लाइन को, आपने अब BC लाइन को, अब ये ओवरलोडेड थी, अब BC ऑपरेट कर रही है एट इट्स फुल कैपेबिलिटी। तो ये तो एक तरीका था। अब फैजान ने दूसरा बोला कि इंट्रोड्यूस कैपेसिटेंस इन BC। देखो, अगर आप कैपेसिटेंस लगा दोगे तो लाइन की रिएक्टेंस कम हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ कैपेसिटेंस हम क्या करेंगे, जो आपकी अब लाइन BC है, देखो लाइन BC में आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि लाइन BC में आपका पावर फ्लो बढ़ जाए,
सॉरी कम हो जाए। तो कम करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ सीरीज में एक वेरिएबल रिएक्टेंस लगा दो। तो पुरानी जो लाइन है उसकी तो ऑलरेडी J5 थी ही, आप यहाँ एक वेरिएबल रिएक्टेंस लगा दो। इसका वैल्यू आप ले लो J7। अब आप क्या देख रहे हो, एक रिएक्टेंस थी 5, इसके साथ सीरीज में आपने एक और रिएक्टेंस लगा दी, तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या हो गई BC की, J12। तो जब यहां से रिएक्टेंस बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली पावर फ्लो कम, जहां से अवर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, तो आपने जब यहां से X का वैल्यू बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, आपका यहां से पावर फ्लो कम हो जाएगा। पावर फ्लो कम हो जाएगा तो अब आप देखोगे यहां से 1250 मेगावाट्स चलेंगे, यहां से 1250 चल रहा है, मतलब यहां से कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 250, और यहां से आप 1750 मेगावाट्स आपके चलेंगे। तो ये दूसरा तरीका है। एक वेरिएबल आपने पहले वाले केस में आपने क्या किया, एक वेरिएबल कैपेसिटेंस लाइन में इंट्रोड्यूस की, दूसरे केस में आपने एक वेरिएबल रिएक्टेंस लाइन में इंट्रोड्यूस की और देखा कैसे उसे आपने पावर फ्लो को कंट्रोल किया। थर्ड केस है इसके अलावा, अब रिएक्टेंस भी हमने कैपेसिटेंस का भी यूज किया, रिएक्टेंस का भी, और आप क्या कर सकते हो, कुछ फेज एंगल चेंज कर सकते हो। फेज एंगल चेंज करने से कुछ हो जाएगा, चैट में आंसर दो। फेज एंगल अगर मैं चेंज करूंगा उससे भी पावर फ्लो में कुछ चेंज आएगी, चेंजिंग फेज एंगल। तो मोहसिन 007 मोहसिन, इसने बोला कि हम ए और सी के बीच का फेज एंगल चेंज करेंगे। फेज एंगल चेंज करके भी तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस और इस लाइन के बीच का फेज एंगल ही बदल देंगे। आप इसको 4.24 बना दो, तो आप यही सब चीजें देखोगे जो अभी तक हमने किया वही सब हो जाएगा। यहां से आप पावर फ्लो बढ़ जाएगा, दिस विल बिकम 1750 मेगावाट, ये 600 से 250 बन जाएगा, और ये 1600 से 1250 मेगावाट्स हो जाएगा। ये कैसे होते हैं फेज एंगल चेंज करके, ये हमने ऑलरेडी पीछे किया हुआ था। ये जो वेरिएबल, जो ये कैपेसिटेंस, हमने एक वेरिएबल कैपेसिटेंस लाई, हमने वेरिएबल रिएक्टेंस लाई, ये सब चीजें हम कैसे करते हैं, यूजिंग फैक्ट्स डिवाइसेस। ये जो आप, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एक फेज एंगल हमने चेंज कर दिया, बट जब आप प्रैक्टिकली देखोगे ये आप कैसे करते हो, ये फेज एंगल इतना इजी नहीं है कि बस फेज एंगल बदल दिया। ये फेज एंगल कैसे चेंज होता है, इट इज डन यूजिंग ए डिवाइस विच इज कॉल्ड TCPAR। TCPAR का मतलब थायरिस्टर कंट्रोल्ड फेज एंगल रेगुलेटर। तो ये फैक्ट्स डिवाइस है आपका, यहां पर जिससे फेज एंगल चेंज हो रहा है, थायरिस्टर कंट्रोल्ड फेज एंगल रेगुलेटर। सिमिलरली ये जो आपने कैपेसिटेंस मैंने अभी आपको दिखाई, तो वहां पर आप देखोगे वहां पर क्या होगा, आपका थायरिस्टर स्विच्ड सीरीज कैपेसिटर, थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर, ये वाले फैक्ट्स डिवाइसेस लगे होंगे जिससे आप वो वेरिएबल कैपेसिटेंस ला रहे हो सिस्टम में। आपके पास क्या होगा, थायरिस्टर स्विच्ड सीरीज रिएक्टर, उससे आप रिएक्टेंस को वेरी कर सकते हो।
तो यूजिंग फैक्ट्स डिवाइसेस ऐसे आप पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपने सिस्टम को इकोनॉमिकल बना सकते हो। किस लाइन पे किस वक्त कितना लोड चलना चाहिए, किस लाइन पे आप लोड रिड्यूस करना चाहते हो, आप पावर फ्लो को रिवर्स करना चाहते हो, तो वो सब आप कर सकते हो यूजिंग फैक्ट्स डिवाइसेस। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कंट्रोल्स, मतलब टाइप्स कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा बहुत पावर सिस्टम के बारे में पढ़ो। पावर सिस्टम में आप क्या पढ़ो कि कैसे रिएक्टेंस हम लाइन की कम करते हैं, बढ़ाते हैं, कम करने के क्या फायदे हैं, बढ़ाने से क्या होता है। तो थोड़ा बहुत कंपनसेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ लो। क्योंकि अगर आपको कंपनसेशन टेक्निक्स के बारे में पता ही नहीं है, अब मैं बोलूंगा आपको कि यहाँ पर एक यहाँ पर आपके थायरिस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर एक रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस एक्टिव, ये रिएक्टिव पावर सिस्टम में समझो डाल रहा है, उससे क्या होगा। जब आपको पता ही नहीं है कि मतलब रिएक्टिव पावर और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या होता है रिएक्टिव पावर से। अगर यहाँ पर एक रिएक्टेंस है, इसकी कंपनसेशन आपको कैसे करनी पड़ती है, यहाँ पर आपको एक सीरीज, आपको एक शंट कैपेसिटेंस लगानी पड़ती है, इसका क्या फायदा है, शंट कैपेसिटेंस, ये सब चीजें आपको पढ़नी है कि सीरीज कैपेसिटर, इससे क्या फायदा है, शंट कैपेसिटर से क्या होता है, सीरीज रिएक्टर लगाने से क्या होगा, शंट रिएक्टर लगाने से क्या होगा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है, इस सब्जेक्ट में आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर रिएक्टिव पावर डिमांड लोड की, जैसे रात का टाइम होता है, रात के टाइम पे क्या होता है, रिएक्टिव पावर डिमांड हमारी कम होती है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, किसी ना किसी चीज को रिएक्टिव पावर लेना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, रात के टाइम पे सीरीज रिएक्टर्स लगा देते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा, अभी फ्री का टाइम है, तो अगर यहां से आपका, ये आपका लोड है, लोड जो है इसकी रिएक्टिव पावर डिमांड Q2 है, यहां से जो रिएक्टिव पावर आ रहा है दैट इज Q1। ठीक है। अब Q1 क्या है, जो हम सोर्सेस को दे रहे हैं। तो अगर आपका Q1 विल बी इक्वल टू Q2 तो आप एकदम खुश हो, आपका जनरेटर कुछ रिएक्टिव पावर आपको जनरेट करके दे रहा है और लोड वो रिएक्टिव पावर ले रहा है, तो आप देखते हो कि आपकी वोल्टेज एकदम कांस्टेंट है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आप देखोगे जो मोस्टली केस होता है, Q1 जो आप रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहे हो दैट इज स्मॉलर देन द डिमांड, जो कि होता है कश्मीर में। वजह से क्या होता है, आप देखते हो आपकी वोल्टेज गिर जाती है। बट आप चाहते हो कि आपकी वोल्टेज ऐसे हो, सेंडिंग एंड ये रहा, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में, ये रिसीविंग एंड है, सेंडिंग एंड, वोल्टेज आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप मुझे बोलो, आप यहां पर कौन सा कंपनसेशन डिवाइस लगाओगे। तो आप यहां पर एक शंट कैपेसिटेंस लगाते हो। ये शंट कैपेसिटेंस क्या करता है, ये इस लोड को, जो हमें रिएक्टिव पावर चाहिए, जो मिसमैच है, वो ये कैपेसिटर सप्लाई कर देता है। जिसकी वजह से अब क्या होगा, अब आपका यहां से हो जाएगा Q1 प्लस QC विल बिकम इक्वल टू Q2, और आपका फिर से वोल्टेज, अब आपकी वोल्टेज बराबर हो जाती है। तो ये सब हम कैसे करते हैं, यूजिंग कैपेसिटर बैंक्स, कैपेसिटर बैंक्स।
ये एक दो लेक्चर में खत्म होने वाली चीज नहीं है ना, प्रॉब्लम वो है, इसमें बहुत पढ़ना होता है। ये 7 ऑलमोस्ट 8 to 10 लेक्चर्स ले जाएगा ये सारा। 8 नहीं तो बट एटलीस्ट 6 लेक्चर्स आपके लग जाएंगे। सिमिलरली देखो, नाइट टाइम है, नाइट टाइम में क्या हो रहा है, आपका जो डिमांड है वो कम है, आपकी जो डिमांड है दैट इज लेस, लेकिन यहां से जो रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहे हो वो ज्यादा है। रात के टाइम यही होता है, जब आप अपने घर में, जब रात में आप ब्लोअर ऑन करो, आपका ब्लोअर इतना जबरदस्त चलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि लोगों ने अपने सारे हीटर वीटर गीजर सब बंद कर दिए होते हैं। ये सब क्या है, ये रिएक्टिव पावर खींचते हैं। तो रिएक्टिव पावर जब ये ज्यादा ले रहे हैं ना, तो जब आप रात में जब आप सो जाते हो, लोगों के वो गीजर ऑटो कट हो गए होते हैं, हीटर ब्लोअर सब बंद कर दिए होते हैं, तो अब क्या होता है, जनरेटर जो रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है दैट इज ग्रेटर देन द डिमांड। इसकी वजह से क्या, आप वोल्टेज बढ़ जाती है। वोल्टेज बढ़ जाने को हम क्या बोलते हैं, फेरेनिटी फेरेंटी इफेक्ट, शायद फेरेंटी इफेक्ट ही था, बट ये एक बार चेक कर लेना। इसमें क्या होता है, आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लेस देन रिसीविंग एंड वोल्टेज। आप देखते हो कि सेंडिंग एंड वोल्टेज जो आपकी होती है इट इज लोअर देन रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो आपका कुछ ऐसा यहाँ पर ग्राफ बनेगा, सेंडिंग एंड पे ऐसे है, रिसीविंग एंड पे वोल्टेज आपकी बढ़ गई है। तो अब आप इसको कैसे, आप अब आप यहां पर क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ ए कैपेसिटर, आप यहां पर एक रिएक्टर लगाते हो। अब ये रिएक्टर क्या करेगा, जो आपके पास ये एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर है, ये रिएक्टर ले लेगा। अब आपके पास Q1 ज्यादा था ना, तो इस Q1 में से ये जो शंट आपने लगाया है, ये इसमें से कुछ रिएक्टिव पावर ले लेगा, और आपका ये Q1 विल बिकम इक्वल टू Q2, और आपकी वोल्टेज फिर से आपकी बराबर मिल जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रिएक्टिव पावर और वोल्टेज ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका रिएक्टिव पावर सिस्टम में कम हो रहा है तो आपकी वोल्टेज कम हो जाएगी। और जैसे हमने यहां पर देखा, आपका जो आप सप्लाई कर रहे थे वो ज्यादा था एज कंपेयर टू डिमांड, तो सिस्टम में रिएक्टिव पावर बढ़ रहा है, सिस्टम में रिएक्टिव पावर बढ़ रहा है, तो आप देखते हो वोल्टेज आपकी बूस्ट हो जाती है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि कैसे कंपनसेशन टेक्निक्स कौन कौन सी, क्योंकि बेसिक हम यही सब चीजें पढ़ रहे हैं, हमें फैक्ट्स में यही सब पढ़ना है। बट अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ए रिएक्टर आपके पास एक वेरिएबल रिएक्टेंस है, इंस्टेड ऑफ ए कैपेसिटर आपके पास एक वेरिएबल कैपेसिटेंस है। तो अब आपको मैं वेरिएबल कैपेसिटेंस समझाने बैठूंगा, लेकिन आपको नॉर्मल कैपेसिटर कैसे काम करता है, नॉर्मल रिएक्टर कैसे काम करता है, सीरीज कैपेसिटर लगाने से क्या चीजें हो जाती हैं, ये सब चीजें थोड़ा सा अब आपको थोड़े थोड़े लेक्चर्स कहीं से आप देख लो। बाकी थोड़ा थोड़ा मैं भी आपको, अभी जैसे थोड़ा मैंने आपको ये दे दिया आइडिया, ये आइडिया मैं आपको देता रहूंगा क्लासेस में साथ साथ। आपकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद आप जा सकते हो।
मैंने आपकी थोड़ी आज 20 मिनट्स एक्स्ट्रा क्लास ली थी, क्योंकि एक तो पिछले सैटरडे को मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। वो शायद नेक्स्ट मंडे भी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपकी क्लासेस थोड़ी इस हफ्ते खींचेंगी, ताकि वो नेक्स्ट मंडे की क्लास में कंपनसेट कर सकूं। तो आप लीव कर सकते हो।